चलिए तो एक बार संघ लोक सेवा आयोग के सिलेबस को दृष्टिपात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ में आप लोगों को ये काम आप ही को स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कराने में कम से कम 2 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। इतना समय मेरे पास नहीं है और न इतना समय आप लोग मुझे दे पाएंगे। तो ऐसे में मैं आपको एक तरीका बता के जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पूरा सिलेबस आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इथिक्स के पेपर में क्या है पता ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिलेबस में क्या है पता ही नहीं है ना, ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या है पता ही नहीं है। सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में किसी भी तरीके से आपको कोई भी, और दूसरा एक तो होता है आप लोग कहते हैं मेरे पास सिलेबस है, आपने सिलेबस खोल के पलट लिया चंद पन्नों से, इतने से बात नहीं बनती है। सिलेबस चंद पन्ने पलटने की बात नहीं है, या ऐसे करके आपने सिलेबस को देख लिया, मैंने सिलेबस देखा, ये बात नहीं है। हमें सिलेबस पे एक प्रॉपर रिसर्च करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 दिन का समय मैं देके जा रहा हूँ। इन 2 दिन की अवधि में आप पूरे सिलेबस का रिसर्च करेंगे। रिसर्च समझ रहे हैं कैसे करते हैं? हाँ, टॉपिक के साथ टॉपिक। हाँ, सिलेबस है कितना बड़ा, कितना टाइम लगेगा किसी टॉपिक को पढ़ने में, और ये पता कैसे चलेगा? आमतौर पे इसका सही तरीका है कि आप बुक्स उठाएं संबंधित सब्जेक्ट की जो इसमें दी गई हैं, और जब बुक्स उठाएंगे, बुक्स उठा कर देखेंगे तो उस बुक्स तो आपका हो गया उसका टॉपिक। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए। पहले आपको, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी चालू तो कर देते हैं, आईएएस की तैयारी चालू तो कर देते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो सिलेबस ही कभी नहीं देखते हैं। देखते भी हैं तो बस यही तरीका जो आपका है कि एक बार जो है सिलेबस को बस ऐसे देख लिया, काम खत्म। ऐसे बात नहीं बन पाएगी, ऐसे कुछ नहीं होना, ना आपका भला होगा ना किसी का भला होगा। तो मेरा कहना यह है कि आपको एक बार क्या कार्य करना है, एक बार सिलेबस को अच्छे से समझना है, डिटेल से, और बुक के साथ समझेंगे तो सबसे अच्छे समझ में आएगा, आपका भ्रम दूर हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले जब भी कोई तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, सिलेबस से शुरुआत करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी वास्तविकता को समझो कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्या वो चाहता है आपसे। बिना डिमांड के इंटर ना करो, नहीं तो आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, इस एग्ज़ाम तक लास्ट तक नहीं रह पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को। प्रयास यही रहेगा कि अब किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए हमारे बीच। चलिए चलिए तो एक बार थोड़ा सा इतना समझ लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है ये 3 चरणों में होना है, यानी 3 चरणों का सिलेबस है। 3 चरणों के एग्ज़ाम होने का मतलब 3 चरणों का सिलेबस है आपके पास, ठीक है। हम आईएएस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। आईएएस एक पोस्ट होती है, एग्ज़ाम का नाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है, ये संस्था का नाम है, एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज परीक्षा, ये एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम 2013 में अपडेट हो गया था, इससे पहले कुछ और था। तो जो मौजूदा पाठ्यक्रम हम देखने जा रहे हैं ये आपका 2013 का अपडेटेड पाठ्यक्रम है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम। बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता है, मेंस तो बहुत दूर की बात है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को इथिक्स पढ़ाऊँ, साइंस टेक पढ़ रहे हैं आप, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन पीटी क्वालिफाई नहीं होगा तो इथिक्स किसी काम नहीं आएगी आप लोगों के। तो पहला चरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो टॉपिक हैं प्रीलिम्स के वो मेंस में मैच करते हैं। जितने भी टॉपिक प्रीलिम्स के हैं वो सारे टॉपिक आपको मेंस में भी मिलेंगे। बेसिक्स टॉपिक हैं वो, जो आपको होना ही होना चाहिए तैयार, उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहला चरण आपका रह जाएगा। दूसरा है मुख्य परीक्षा। नाम से क्या लगता है, यही है मुख्य, नाम ही तो है इसका मुख्य। ये तो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी कि आयोग चाहता है कि एक भीड़ खत्म हो, ये भीड़ खत्म करने की परीक्षा है। ये वो बच्चे हैं जो चुनिंदा छात्र हैं, जिनको आयोग चाहता है कि अब मुख्य परीक्षा दो, अब बताओ कि आप जो है इंटरव्यू योग्य हो कि नहीं। तीसरा है आपका साक्षात्कार, और चौथा है आपका, साक्षात्कार भी सिलेक्शन नहीं है, चौथा आपका सिलेक्शन है। फाइनल लिस्ट जब आती है तो ये आपका सिलेक्शन है, ये आपका जो है काम करेगी। देखो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए फाइनल लिस्ट के लिए। जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग फाइनल लिस्ट के लिए पढ़ें। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये फाइनल लिस्ट में मेरा स्थान ये है। इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। पूरे देश भर में एग्ज़ाम होना है आईएएस का, है ना, और यदि पूरे देश भर में आईएएस का एग्ज़ाम होना है तो आपकी अपनी कोई कैटेगरी होगी, जनरल कैटेगरी। मान लो मैं एक बार एवरेज कहता हूँ, ऑन एवरेज कितनी सीटें हैं, ऑन एवरेज आपकी कितनी सीटें हैं, मान लो 1000 सीटें लेके चलते हैं, 1000 सीटें हैं। आपको इन 1000 सीटों में रहना है। यदि आपके दिमाग में ये बात गूंजेगी तो आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी पढ़ाई का, आपका मेहनत का तरीका बदल जाएगा। यदि केवल आपके दिमाग में ये गूंज रहा है कि नहीं मुझे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना है, तो बड़ा मुश्किल है फाइनल लिस्ट तक आप पहुंच पाओगे। यदि आपके दिमाग में फाइनल लिस्ट गूंज रही है तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि मुझे साक्षात्कार के योग्य बनना है, और यदि साक्षात्कार में पहुंचना है तो पहले मुझे मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और यदि मुख्य परीक्षा में पहुंचना है तो मुझे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। यानी कि उल्टा सोचना है आपको। पहले आपको फाइनल लिस्ट के लिए ही अपने दिमाग में बैठाना है। फाइनल लिस्ट का रास्ता कहाँ से जाता है? साक्षात्कार से जाता है। साक्षात्कार का रास्ता मुख्य परीक्षा से जाता है। मुख्य परीक्षा का रास्ता प्रारंभिक परीक्षा से जाता है। आपकी सोच क्या है? पहले ये क्वालिफाई हो जाए, यही सोचते हो ना। पीटी की तैयारी कर लेते हैं, पहले पीटी क्वालिफाई करते हैं, ये दिमाग से आज हटा दो। सबके दिमाग में होना चाहिए एक फाइनल लिस्ट। 1000 बच्चों की तैयारी, ये 1000 बच्चे कैसे होते हैं, कितनी मेहनत करते होंगे, आपकी दिनचर्या और इनकी दिनचर्या में कितना अंतर होगा बताइए? बहुत अंतर होगा ना। आपकी दिनचर्या और इनकी दिनचर्या में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आप सो रहे हैं तब कोई पढ़ रहा है, आप कहीं रिश्तेदारी में रिश्ते निभा रहे हैं तब कोई पढ़ रहा है। आपको डेडिकेशन के साथ 2 साल लगना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को। यदि आपको लगता है कि आप हंसी मजाक में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो शायद आप भ्रम में हैं। इस भ्रम को आपको दूर करना है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। बताओ, पहले ये क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। हमारा भ्रम क्या है? प्रारंभिक परीक्षा पास करना हमारा भ्रम है, इससे हमारी बात नहीं बनेगी। हमारा जो रियल जो भी करने निकले हो, इसके लिए करने निकले हो, तो आपके दिमाग में पहले फाइनल लिस्ट बैठानी है। आपके दिमाग में होना चाहिए ये कि मुझे फाइनल लिस्ट में आना है। और जब फाइनल लिस्ट में बात चलेगी तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में ये और ये घूमेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के मार्क्स जुड़ के फाइनल लिस्ट बनाते हैं। ये तो बनाता ही नहीं है, इसके तो मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं। तो पहले ये बता दो, ये क्लियर हो जाए, फिर बाद में आगे चर्चा करते हैं। फाइनलिस्ट बनने का जो गुण होता है वो कैसा होता है? उसकी लाइफ में जो फाइनलिस्ट होता है, जो फाइनल लिस्ट में आता है, उसकी लाइफ में कोई एक्सक्यूज़ होता है? मुझे बुखार है, मुझे जुखाम है, अभी मेरे घर पे ये दिक्कत है, मेरे घर में वो दिक्कत है, ये समस्या है। वो 1000 बच्चे जो निकलते हैं हर साल, वो 1000 बच्चों के साथ ये दिक्कत है जो आप लेके बैठे हुए हो? बताइए। दिमाग में बैठा लो, सोच लो कि आप कहाँ पे हो और ये कहाँ पे। ये है आपकी जगह वास्तविक। इसके लिए कितना तपना पड़ेगा, तपाने की बात होती है यहाँ पे। आपको 4 दिन बाद लगने लग जाता है कि आप बहुत बड़ा ब्रह्मांड जीत के बैठे हुए हैं। आप किसी दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, आप सब कुछ। ये रेगुलर वाले बच्चे हैं, ये रेगुलर पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस होता है इनका। 8 से 10 घंटे इनकी रेगुलर स्टडी होती है, रेगुलर स्टडी होती है। और मैंने बताया कि ये बैसाखी लेके बैठे हुए बच्चे नहीं होते, आप बैसाखी लेके बैठे हुए हैं। सेल्फ स्टडी पे आपको पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, खुद भी काम करना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको क्या है, कोई नोट्स दे दे, कोई बुक पढ़ा दे, आपको पढ़ना पड़ेगा किताबें खुद से, आपको उतना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो पहले तो अपनी बैसाखियां हटानी है, पूरी दिमाग से हटानी है, और फिर उनको फॉलो करना है। एक हार्डकोर जो रूटीन है उसे फॉलो करना पड़ेगा 2 साल, तब जाके क्वालिफाई होगा। इतना मजाक की चीज़ नहीं है देश के इतने बड़े कंपटीशन में, क्योंकि उसके बाद मिलेगा भी तो उतना ही बड़ा ही, उतना बड़ा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, उतना बड़ा आपको ओहदा मिलेगा, उतना बड़ा स्टेटस मिलेगा, उतनी बड़ी पावर मिलेगी, उतनी बड़ी अथॉरिटी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलना है। तो उसके लिए उतना तो तपना पड़ेगा ना, उतना तो बनता है ना उस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ आपको बैठानी पड़ेगी, फिर आगे चलते हैं। सिलेबस अभी तक आपने सिर्फ देखा है, आज मैं दिखाऊंगा आपको सिलेबस कितना बड़ा है।
क्लियर कर लो भाई, जब तक क्लियर नहीं होगा आज छोड़ सकते हो, आज क्विट कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कोई छोटा सा एग्ज़ाम निकल गया, कई बच्चे थे मेरे पास आ चुके हैं, ऑफलाइन में क्लास भी किया उन्होंने 2-3 महीने, जैसे कोई एग्ज़ाम निकल जाता है तो उनको ये लगता है कि ये एग्ज़ाम मेरा निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, ये एग्ज़ाम निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। तो भैया इस एग्ज़ाम की डिमांड अलग है, नीड अलग है। यहाँ पे 69,000 वैकेंसी नहीं है, लिमिटेड वैकेंसी और देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसका सिलेबस बहुत डायनेमिक है, हर बार प्रश्न पत्र पूछने का स्तर अलग अलग आता है, कंपटीशन का स्तर अलग है। देश के चुनिंदा 1,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लाखों की संख्या में बच्चे बैठ रहे हैं। वहाँ पे आपकी तस्वीर क्या है, आप कितना इनपुट दे रहे हैं, आपका डायरेक्शन क्या है। आपकी आदतें ही बुरी बनी बैठी हैं, उन्हीं को बदलने में आपको दिक्कत हो जा रही है। आप सुबह 5 बजे तो जग नहीं सकते हैं, फिर किस बात का डेडिकेशन। जो बच्चा सुबह 5 बजे नहीं जग सकता है, जो 8 घंटे पढ़ नहीं सकता है, किस आधार पे आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे 2 साल में? इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, बताओ बताइए, कुछ भी बताइए, जो भी मन में चल रहा हो बताइए, कुछ डिस्कस कर देखो। बड़ी चर्चा पर चर्चा, कोई मजाक नहीं शुरू करने वाले हम। बहुत एक्सक्यूज हैं आप लोगों के अंदर, बहुत एक्सक्यूज भरे पड़े हैं। अभी बोल दूँ, अभी खोलना चालू करोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, चुनौतियों पे चुनौतियाँ देना चालू करोगे। कल आपने देखा था एक बच्चे थे, वो आए थे, जो स्टूडेंट थे लास्ट में, जो आए थे सबसे लास्ट में, ये था डेडिकेशन। और आर्मी सेलेक्टेड पर्सन थे, आपको शायद पता ना हो, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है उनका। इसके बावजूद घर पे एक कल घटना घटी, घटना घटने के बाद उस घटना से किसी तरीके से निपटे और इसके बाद उनको सेशन में आना था तो आए। ये होता है डेडिकेशन, और ऐसे लोग सफल होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सिविल सर्विसेज में आप सफल होगे, ये जो पूरी यात्रा है ना 2 साल की, ये आपको बदल के रख देगी, ये आपको बदल के रख देगी। यदि वास्तविक में आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आप कुछ ना कुछ बड़ा ही बनोगे। इसमें छोटा बनने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना डायनेमिक है। ये आप कहीं नहीं पढ़ने को पाओगे, जो चीज़ आप सिविल सर्विसेज के सिलेबस में पढ़ने को पाओगे। और यदि इस लिस्ट में आप पहुंच जाते हो तो आपके पास एक अवसर आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी देश को बदलने की, क्योंकि आप ही यही जाकर के बैठ के देश का बदलाव करते हैं। देश की वास्तविक कार्यपालिका के ये हीरो होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं, सुपर पोस्ट में बैठते हैं, ये A ग्रेड की पोस्ट में बैठते हैं। इनकी कलम चलती है तब नीचे के काम होते हैं, वो अथॉरिटी में जाके बैठने वाले हैं आप। तो ऐसे में तो फिर उतना हार्डवर्क, उतना इनपुट, उतना कार्य करना पड़ेगा। चंदन जी प्रतीक्षा करिए, मैं इथिक्स में आऊँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगे। इथिक्स तो फिर चालू ही होना है, एवरेज मार्क में भी आएंगे, सारी चीज़ों पे आएंगे, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ सिलेबस की तरफ। ये तो आपके, इसमें भी आपको पता होगा कि 2 स्तर हैं। इस बार बच्चों का CSAT क्वालिफाई नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे थे जो संस्थान के इस बार एग्ज़ाम दिए, उसमें से बहुत सारे लोग CSAT ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो बड़े हल्के में ले रहे थे। उनको लग रहा था PT क्वालिफाई नहीं हुआ। GS तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन CSAT में रह गए। पेपर अच्छा है। अब UPSC ने को पता है कि 33% लाने में भी इनकी हालत ख़राब करा देनी है। मैथ रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं, मैथ रीजनिंग से कोई वास्ता नहीं है। और दूसरा कंप्रीहेंशन भी आता पूछता है तो थोड़ा सा एक अलग लेवल का पूछता है। तो आपको GS का पेपर 1 है, इसको भी उतनी ही मेहनत के साथ लेना है, और GS का पेपर 2 है, इसको भी उतनी मेहनत के साथ लेना है। दोनों को बराबर की मेहनत करनी है, ठीक है। और मेंस में आपका एक सब्जेक्ट आता है कंपलसरी पेपर का। मेंस को एक बार समझ लो, एक जगह तो आप काम ही नहीं करते हो। 2 पेपर होते हैं। कंपलसरी हिंदी आती है, क्योंकि आप हिंदी सब्जेक्ट से हैं। यहाँ पे दूसरी भाषा भी हो सकती है जो भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में है। एक कंपलसरी इंग्लिश होती है, इंग्लिश ये कंपलसरी है। ये भी आपको, ये दोनों के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग 300 नंबर का ये होता है, 300 नंबर का ये पेपर होता है। 25% ही लाने हैं हमें, 75 नंबर ही लाने हैं, 75 नंबर ही लाने हैं हमको। क्वालिफाइंग नेचर क्या है ये पूरा पेपर, ठीक है। बट यदि इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे की कॉपियों का कोई महत्व नहीं होगा। इसके बाद आपका एक होता है एसे का पेपर। एसे का पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है,
पहले एक ऐसे लिखना होता था, अब आयोग ने 2 ऐसे की बात कर दी कि आप 2 ऐसे लिखेंगे। जीएस पेपर 1 यही होता है, ठीक है। समान अध्ययन के अंतर्गत इसे भी प्रथम प्रश्न पत्र बोला जाता है, लेकिन ये हम निबंध का पेपर मान लेते हैं, ठीक है। अब जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं। जीएस 1 इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। पहला है इतिहास, ये प्री में भी है मेंस में भी है, लेकिन यहाँ का इतिहास थोड़ा अलग है। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा जोर दिया गया है मेंस में। दूसरा, अब इतिहास के बहुत डायमेंशन है। इतिहास को मैं 6 भागों में बांट सकता हूँ। 6 किताबें हैं इतिहास में मोटी मोटी। पहली है आपकी प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, तीसरा है आपका आधुनिक भारत, चौथा है आपका विश्व इतिहास, पांचवा है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत, छठवा है आपका कला एवं संस्कृति। ये 6 भाग हैं, इसको हल्के में नहीं लेना है। अब इनकी किताबें खोल के देखोगे तो इनके सब टॉपिक मिलेंगे। तो टॉपिक है आपको मैंने बताया 6 हिस्से आपको पढ़ने हैं इतिहास के, ठीक है। एक और हिस्सा जुड़ सकता है इसी में, स्वतंत्रता आंदोलन। आधुनिक भारत में ही सब आता है, स्वतंत्रता आंदोलन अलग से भी इसको लिखा गया है। अभी मैं आपको सिलेबस खोल के दिखाऊंगा तो वहाँ पता चलेगा। दूसरा, भारतीय समाज। पहला टॉपिक है इतिहास, दूसरा है आपका भारतीय समाज, तीसरा टॉपिक है आपका भूगोल। एक ही पेपर में 3 टॉपिक आपके पूछे जाएंगे और तीनों बड़े टॉपिक हैं। थोड़ा समाज छोटा है लेकिन भूगोल उतना ही बड़ा है, इतिहास उतना बड़ा है। ये जीएस पेपर 1 में है। भूगोल को भी 3 भागों में बांट दीजिए, भौतिक भूगोल, दूसरा है आपका भारत का भूगोल, तीसरा है आपका विश्व का भूगोल, ठीक। जीएस पेपर 2 इसमें भी 3 सब्जेक्ट है, 3 कहें 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं 3 पे ही इसको बांटूंगा। पहला है भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था, ठीक है। शासन व्यवस्था इसी के साथ जुड़ जाएगी, गवर्नेंस, ठीक। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये टॉपिक भी इसी का है। अभी सब टॉपिक सारे देखेंगे क्या क्या लिखे गए हैं, जो काम मैं आपको दूंगा वो भी बताऊंगा। तीसरा इसी के अंतर्गत आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय, मजे की बात बताऊं आपको, यूपीएससी के 4 पेपर एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ठीक है। सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो जीएस पेपर 2 है ये आपका। जीएस पेपर 3, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट आपको, और ये पेपर आपको पता होगा एक ही दिन में जीएस 1 और जीएस 2 एक ही दिन में होंगे, 3-3 घंटे में। इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 4 सब्जेक्ट आपको फॉरवर्ड बदलते चले जाना है। पहले आपको पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, मतलब समझिए हमें किस कैपेसिटी को डेवलप करना है ब्रेन पे। आज आपका ब्रेन कहाँ है और 2 साल बाद आपका ब्रेन कहाँ होना चाहिए जब आप एग्जाम हॉल पे पहुँचे। समझ रहे ना, अपने मस्तिष्क का विकास किस स्तर तक करना है हमें। भारतीय अर्थव्यवस्था, ज्ञान के स्तर पे भी करना है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी करना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड लेवल का है, ठीक है। जैसे राज्य व्यवस्था बहुत बड़े स्तर का टॉपिक है, वैसे ये भी है। इसके बाद तीसरा क्या है, अगला टॉपिक क्या है आपका इसके अंतर्गत, साइंस एंड टेक, यहीं पे आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यहीं पे है। यहीं पे तीसरा टॉपिक है आपका पर्यावरण का, यहीं पे पर्यावरण पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का टॉपिक है आपका। और अंतिम टॉपिक आपका है वो है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक, आंतरिक सुरक्षा। और आपका जो चौथा पेपर है वो है आपका नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा का। जीएस पेपर 4 आपका इथिक्स का है, नैतिकता का पेपर है। अब इनके सिलेबस को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर देखेंगे। अब देखो आयोग ने किया क्या है, आप देखेंगे सब इंटरकनेक्टेड है। इतिहास समाज से कनेक्टेड है और इतिहास भूगोल से कनेक्टेड है। किसी देश का भूगोल किसी देश के इतिहास की संरचना करता है, समझ रहे हैं। यदि हमारे देश में आप खुद सोचिए स्थल रुद्ध देश होता, नीचे समुद्र नहीं होता, तो निश्चित तौर पे अंग्रेजों का आगमन समुद्री मार्गों से नहीं होता, शायद देश 200 साल तक गुलाम नहीं होता, है ना। ऊपर हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो देश की हो सकता है कि हमारे देश की
खान पान, जैव विविधता, सब कुछ बदल जाता। तो किसी भी देश के समाज को उस देश का भूगोल परिवर्तित करता है और उस देश का इतिहास बनाता है। भूगोल और इतिहास का अंतर संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो देश की अवस्थिति है वो भूगोल के कारण है, और जो उस देश का इतिहास है वो भी भूगोल के कारण ही विकसित हुआ। यदि भूगोल बदल जाए तो हो सकता है इतिहास में परिवर्तन होते, ठीक है। और जो इतिहास है उसी से समाज का निरंतर विकास होता रहता है, समाज एक दिन में विकसित नहीं होता। तो पेपर 1 पे जो उन्होंने रखा है, तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे ही पेपर 2 के आप भी टॉपिक देखेंगे, किसी भी देश की राज व्यवस्था, किसी भी देश की राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, वहाँ का संविधान यदि ये अच्छा है तो निश्चित तौर पे वहाँ के नागरिकों को एक सोशल जस्टिस मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, है ना। और इसमें राज व्यवस्था ही निर्धारित करती है कि उस देश का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होगा, दूसरे देशों के साथ क्या आप संबंध रखेंगे। समझ रहे हो ना, सरकारें बदलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदल जाते हैं, देशों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो ये भी तीनों चारों पेपर सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो शासन व्यवस्था है ये नित्य प्रतिदिन इनका नवाचार होता है, इसमें नए नए इनपुट डेवलप होते रहते हैं, है ना। जैसे ई प्रशासन का कॉन्सेप्ट आ गया, अब क्या हो रहा है, सारा कुछ डिजिटली आप लोगों के लिए सब जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं। ई प्रशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन की संकल्पना का जन्म हो गया, है ना। शासन, राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है छवि प्रबंधन। राज्य अपनी छवि ऐसे बनाए अपने जनता के सामने कि जनता उसे एक आइडियल गवर्नमेंट के तौर पे देख सके और उसकी बातों को स्वीकार कर सके। आप कब तक राज्य का साथ देंगे? 1975 में लोग विरोध में आ गए, ज़्यादा छोड़िए, अभी लॉकडाउन लगा था, आप लोग विरोध में आ गए, क्यों? क्योंकि राज्य आप लोगों के हितों का ध्यान में नहीं रख रहा। जब तक राज्य आपके हितों को ध्यान में नहीं रखेगा तब तक आप राज्य का साथ फिर देना बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो गुड गवर्नेंस, सुशासन, ये सब कहाँ से आएगा? समझ रहे हैं? तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत अवस्था में होगी, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत अवस्था में है, तभी वहाँ पे साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे डेवलप है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वो सर्वोच्च है। या फिर ये भी कह सकते हैं जिस देश में विज्ञान जितना उन्नत होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी उन्नत होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैसा होगा तभी तो हम साइंस पे काम करेंगे, विज्ञान पे काम करेंगे। अफ्रीका के देश क्यों नहीं विज्ञान बढ़ा पा रहे? क्योंकि उनके पास विज्ञान नहीं है, तो उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। या फिर ये कहे कि उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं तो विज्ञान नहीं। समझ रहे बात को? तो इस पेपर को इसीलिए रखा गया। और जितनी इकोनॉमी डेवलप होगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डेवलप होगी, पर्यावरण उतना ही उन्नत अवस्था में रहेगा उस देश का। पर्यावरण को लेकर भी उतना ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उतना ही सतत विकास की तरफ बढ़ा जाएगा, और आपदाओं का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। जो भी आपदाएं आएंगी वो देश उन आपदाओं का प्रबंधन आसानी से कर पाएगा, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर पाएगा, और देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी उतना ही कार्य कर पाएगा। किसी देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं तो इंटरनल सिक्योरिटी कैसे सही करेगा? कोई भी देश आके उसे कब्जा कर ले जाएगा। यही हुआ था हमारे देश के पास, जब विदेशी आए, कुछ भी आए, तो उस समय हम इतने अत्याधुनिक नहीं हुए थे, हमारा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था। एक विज्ञान के साथ आए, हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी संप्रभुता सब खो बैठे। समझ रहे हैं? तो सब इंटरकनेक्टेड हैं, सारे पेपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं रखा है योग ने। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है, और ये चौथा पेपर मोरालिटी का है, इथिक्स का है। ये आपको चाहता है कि प्रशासन में जाने से पहले आप जो है एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे पहुंचे जो जन कल्याण या सिविल सेवा की एक सेवक के रूप में भूमिका समझ कर जाएं। पहले से ही जान के जाएं कि आपके अंदर नैतिकता कैसी होती है, सत्यनिष्ठा कैसे। पहले ट्रेनिंग का हिस्सा था ये सारा सब्जेक्ट। अभी जब आप जाओगे ट्रेनिंग में आपको इथिक्स पढ़ाई जाएगी वहाँ पर भी, लेकिन अब आयोग चाहता है कि आप पहले से चीज़ों को सीख के जाएं। समझ रहे बात को, है ना? तो यहाँ पे आपको नैतिकता और नीति शास्त्र की विषय वस्तु को भी हम गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे केसेस हैं, बहुत सारे केस होंगे जो मैं आपको लिखने को दूंगा। पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि मैं सारे केस आप लोगों का, मैं केस यहाँ पे पहले लिखने का तरीका बताऊँगा, कुछ केस मैं आप लोगों को लिखवाऊँगा, कुछ रॉबिन सर भी आएंगे, वो भी केस स्टडी करवाएंगे आपको, दोनों मिलकर हम केस स्टडी करवाएंगे। जहाँ तक बात आएगी हम मॉडल केस यहाँ पे बता देंगे, उनका आंसर बता देंगे कि क्या क्या आंसर होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने का काम आपका रहेगा। समझ रहे हैं? मैक्सिमम केस ढूंढिए, हर चीज़ में एग्जाम्पल ढूंढिए, कुछ एग्जाम्पल आप लेकर के आइए, वो बताइए, उनको भी आपस में जोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना बात में? तो आपको भी उतनी ही रिसर्च इस सब्जेक्ट के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, यदि 10 टीचर पढ़ाएंगे तो 10 तरीके से पढ़ा सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ये इतना व्यापक सब्जेक्ट है।
समझ रहे हैं? 10 किताबों को पढ़ेंगे आप, यही दोनों किताबें पढ़ेंगे तो इन दोनों में मूलभूत अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि एक बार हम सिलेबस को देख लें। हाँ, ये रहा हमारा सिलेबस। पहले चलते हैं, ये 2013 में परिवर्तन हुआ था ये सिलेबस आईएएस का। अब देखो सेम सिलेबस हो गया यूपीपीएससी का, आपको शायद पता हो 2018 में यूपीपीएससी का भी सेम सिलेबस है, डिक्टो कट कॉपी पेस्ट है, दोनों सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उस सिलेबस के बारे में आपको डिटेल जानकारी रावेन सर बताएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूपीपीएससी का भी पूछा जाता है, उसके इनपुट्स भी हैं अपने अपने, तो उनके भी इनपुट्स हैं, वो आपको वहाँ पर आप देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। प्रारंभिक परीक्षा आपका बहुविकल्पी स्तर की है ना, प्रीलिम्स आपका बहुविकल्पी। देखो बहुविकल्पी में एक बेनिफिट है, वहीं पे क्वेश्चन है वहीं पे आंसर है, आपको बस जानकारी होनी चाहिए और आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए। जो आयोग अब क्वेश्चन पूछ रहा है उन क्वेश्चन में ओपिनियंस पूछ रहा है, कई जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपकी खुद की राय के आधार पे आंसर निकल के आते हैं। तो आपको पढ़ाई के तरीके में जब आप पढ़ेंगे चीज़ें को, क्वेश्चंस को हम पिछले साल के देखेंगे और उस स्तर को समझने का प्रयास करेंगे, तो इस चीज़ पे भी हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन विश्लेषणात्मक भी है, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं है जैसे फैक्चुअल निकलते हैं। आयोग एक कथन देता है, उसके 4 जो है आंसर रहते हैं, उन्हीं में से आपको छांटना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आयोग चाहता है कि आपकी सूक्ष्म जानकारी, गहराई तक आपको चीज़ें पता हो, ऐसा ना हो कि चीज़ें ऊपरी तौर पे पता हो। तो हमें बहुत सूक्ष्मता से पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना होगा, तभी हम पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि अभी इस बार देखो करंट का टॉपिक बहुत कम पूछा गया, इसमें आयोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आयोग ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं करंट ही पूछूंगा। उसने इतने सारे सब्जेक्ट, सारा आयोग करा, आप समग्र बन के आइए मेरे पास, मुझे जो पूछना होगा मैं पूछ लूँगा, बस सिलेबस से ही पूछूंगा, सिलेबस के बाहर नहीं जाऊँगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे सिलेबस को गहराई से पढ़ के जाएं, तभी पीटी हमारा क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न पत्र है उसी के मार्क्स से जुड़ते हैं, उसी से मेरिट बनती है जी। ये पीटी की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम की। दूसरा क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% क्वालिफाइंग नंबर है उसके, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आपका काम होना चाहिए कि आप दोनों को ध्यान में रखें। हिंदी में भी जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा, यदि आपका मीडियम हिंदी है तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए, बिना इंग्लिश के सहयोग के आप पेपर को नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपको इंग्लिश की इतनी जानकारी रखनी होगी जिससे आप पेपर को दोनों लैंग्वेज में देख पाए, तभी जाके आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नहीं, एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था, एमपी का बच्चा था, उसने कहा कि सर दिक्कत क्या हो रही है कि हम पेपर ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। पेपर क्या, एक्चुअली इंग्लिश में, हिंदी में आपने काम नहीं किया। मैं यूपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को सुन रहा था, उन्होंने एक जगह पे ये बोला कि हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदी का ही सगा नहीं है, उसे हिंदी आती ही नहीं है। और सही बात है, क्लिष्ट शब्द आप हिंदी लिखने में त्रुटियां करते हैं, पहली तो ये दिक्कत है आप लोग की। दूसरा, अच्छी हिंदी आप पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो जब आप ये बेसिक गड़बड़ करेंगे तो फिर तो बात बननी ही नहीं है ना। तो बेहतर क्या होगा, आपको हिंदी में एक कमांड करनी पड़ेगी, तभी बात बन पाएगी। यदि हिंदी में कमांड नहीं करेंगे सारी बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। हो जाएगा, काम करना शुरू करेंगे हिंदी में, ठीक है। तो आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड करना है हमें। इसके कुछ मेथड में बताऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश में कमांड करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। यदि आप डेली के 10 से 15 मिनट निकालेंगे तो आपको जो है बेनिफिट होगा इसका। मुझे याद दिलाइएगा कोई सेशन में आपका हिंदी इंग्लिश, हाँ देखो एक एप्लीकेशन आता है यू डिक्शनरी करके, देखा आप लोग यूज करते हो। मैं कहता हूँ उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जैसे कोई शब्द हिंदी का है, उसमें हिंदी में टाइप करो इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश टाइप करोगे हिंदी का आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखो मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ, बाकी ये मैं एक डिटेल सेशन में बताऊँगा जब मैं इसको लेकर के काम करवाऊँगा। आपको डेली का 10 मिनट देना है पर डे। दो न्यूज़पेपर तो आप लोग लेते ही होगे, नहीं लेते हो तो पीडीएफ में मिल जाते हैं आज के टाइम पे न्यूज़पेपर। संपादकीय वाला पेज उठा लो, सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना है डेली का। संपादकीय राष्ट्रीय संस्करण उठाओ, हिंदी का राष्ट्रीय संस्करण उठाओ और संपादकीय वाला पेज लो। और संपादकीय वाले पेज से आपको काम क्या करना है, जो शब्द आपको नए लगे कि ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ,
उन शब्दों को लिखना है। कोशिश करना है कि 5 शब्द डेली लिखें आप। एक कागज़ बना लीजिए। एक काम और उसमें किया जा सकता है कि आप उसे कैटेगरीफाई कर दें, जैसे कि इतिहास के शब्द, पॉलिटी के शब्द, इकोनॉमी के शब्द। शब्द से आपको पता चल जाता है ना किसका शब्द हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे आर्टिकल आपका इकोनॉमी का आया है तो उसके जो टर्म्स यूज किए गए होंगे वो इकोनॉमी के होंगे, है ना। आप डेली 5 शब्द सीखना चालू कर दीजिए। आप पाएंगे कि 2 महीने 3 महीने जब आपने ये काम किया तो आपके वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें, और कुछ नहीं। आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा, क्लिष्टता बढ़ जाएगा, और उन शब्दों का प्रयोग करना सीखिए अपनी बोलचाल में, अपने लिखावट में। जब भी पढ़िए जो नया शब्द है उसे राइट डाउन कर लीजिए और उनको बार बार प्रयास करिए कि उसको लिखने में, बोलने में आप सीखें। मैं सच बता रहा हूँ, सब कुछ बदल जाएगा आपका। करके देखिए एक बार, मेरी इतनी सी बात मानिए। आपकी हिंदी गजब की ना हो जाए तो बताइएगा, और फिर आपको हर चीज़ समझ में भी आने लग जाएगी। थोड़ा सा गूगल में, अब आज के टाइम पे इतना बड़ा हथियार है, लेकिन गूगल का यूज किस लिए कर रहे हो आप, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। यू डिक्शनरी का यूज करो। यू डिक्शनरी में आपको बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। जो चीज़, जैसे मान लो आप इंग्लिश भी बोलना चाहते हो ना किसी से, तो आप उसको यू डिक्शनरी में टाइप कर सकते हो। टाइप करके उसी का इंग्लिश भी मिल जाएगा। आप उसको इंग्लिश में बोल के देखो किसी से भी, आप इंग्लिश भी धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे उससे। आपको लैंग्वेज पे कमांड धीरे धीरे होनी चालू हो जाएगी। पहले शब्द तो सीखिए। आपके शब्दकोश में ही शब्द नहीं है। जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें हिंदी इंग्लिश दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं, आपका जो पहला प्रश्न पत्र है, पहले प्रश्न पत्र की तरफ चलेंगे कि पहले प्रश्न पत्र में आपका क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, पहले प्रश्न पत्र में आपका सबसे पहले इतिहास की विषय वस्तु आती है, हिस्ट्री की। हिस्ट्री मैंने जैसा कि बताया कि हिस्ट्री को, उसमें केवल उन्होंने 3 शब्द यूज किए, भारत का इतिहास। इतने भर में इतिहास नहीं खत्म हो जाता है। इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। तो हमें इतिहास को डिटेल्ड करना है, बस ये दिमाग में बैठाइए। इतिहास को यदि आपने डिटेल्ड नहीं किया, हम किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में छोड़ के नहीं जाएंगे। समझ रहे हो ना, किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में जोड़ के नहीं जाएंगे। तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि इस शब्द का प्रयोग किया गया है तो हमें क्या करना है, इस शब्द के साथ कार्य करना शुरू करना। देखो मेरे पास, देखो मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई है। इस फाइल पे सभी आयोगों के सिलेबस होंगे आपको अपने, और इस फाइल पे रिसर्च है, हर सिलेबस के साथ एक प्रॉपर रिसर्च है। आपको इसमें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। और देखिए इसके सब टॉपिक भी मैंने इसमें लिख रखे हैं। सबके टॉपिक हैं, सबके सब टॉपिक हैं। और ये कहाँ के सिलेबस है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे सिलेबस आयोग की साइट से निकाले मैंने, ये देखिए बहुत पतले, और इनमें टॉपिक सब टॉपिक सारी चीज़ें मैंने प्रयास किया है कि मैं इसमें रखूं। तो आपका पहला है इतिहास। एक देखो, 2 चीज़ें हमें लेके चलनी है। आयोग 2 चीज़ों की ही जानकारी कर रहा है। पहला आपका स्टैटिक सेक्शन, यानी कि जो चीज़ कभी बदलेगी नहीं। दूसरा करंट का सेक्शन, हर चीज़ का करंट है। आप सोचिए इतिहास का करंट नहीं है तो ऐसा नहीं है, इतिहास में भी करंट है। आर्ट एंड कल्चर करंट ही है आपका, कला एवं संस्कृति का हिस्सा जुड़ जाएगा। नई घटनाएं जो आपकी जुड़ रही हैं, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में जुड़ती चली जा रही हैं। मोदी इरा जुड़ गया ना आपका, तो ये भी तो इतिहास की विषय वस्तु हो गई ना। पिछला पंचवर्षीय जो निकल गया वो तो जुड़ गया ना आपका स्वतंत्रता के बाद भारत में, समझ रहे। तो इतिहास भी करंट है, आपको सब करंट पे। तो आपको दोनों स्तर को समझना है। पहले हमें काम करना है स्टैटिक्स में। बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन से करंट अफेयर्स, पागलों की तरह आप लोग लग जाते हो करंट अफेयर्स पे। कोई बेनिफिट नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम खराब कर रहे हो आप वहाँ पे। आप यदि पागलों की तरह करंट अफेयर्स में जुड़ेंगे, आप अपना समय खराब कर दोगे। क्या करोगे, अभी पढ़ने का पता ही नहीं है, अभी तो आपकी शुरुआत है ना, बिगिनिंग है ना। यदि आप बिगिनर हो तो बिगिनर में पहले फोकस करना है आपको स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में न्यूज़पेपर पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना ज़्यादा। आप क्या करते हो पहले दिन से, अरे पहले अभी पता ही नहीं न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, क्या तरीका है। बच्चे 6-6 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में ख़राब कर देते हैं, इतनी ज़रूरत थोड़ा ना है। पहले स्टैटिक्स, क्योंकि ये आपका कभी नहीं बदलेगा। न्यूज़पेपर आज का पढ़ा कल गड़बड़, 2 साल पुराना न्यूज पेपर में पूरा। पहले हमें स्टैटिक्स बहुत मजबूत करना, हमारा बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जो सब्जेक्ट हमारे कभी नहीं बदलने। ठीक है, जब आपको एक बार, अभी पॉलिटी आपने पढ़ी नहीं, न्यूज़पेपर में क्या समझोगे। इकोनॉमी आपने पढ़ी नहीं तो क्या इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को समझोगे, क्या न्यूज़ में डेवलप करोगे आप। तो पहले अपने सब्जेक्ट पकड़ लो,
अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बेसिक्स नहीं पता आपको तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की खबरों को पढ़ोगे और क्या लिखोगे? आप कूट पटांग कुछ भी पढ़ डालोगे, कुछ भी लिख डालोगे। तो पहले हमें बेसिक्स पढ़ना है, फिर उसके करंट को अपडेट करना है। करंट तो क्या है, 1.5 साल का भी करंट आपको एक साथ मिल जाएगा, किसी मैगजीन में मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा। तो पहला फोकस हमारा स्टैटिक्स में होना चाहिए, ये हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। नहीं करंट के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। अब इस बार करंट वाले रह गए, स्टैटिक्स जिनका रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक्स हमेशा आयोग में जो भी प्रश्न आएंगे तो 60 से 70% इस रेशियो के बीच में तो स्टैटिक्स ही पूछेगा ना। वो 30%, 40 से 30% के बीच में आपके करंट का रहेगा सेक्शन। कभी आयोग खेल गया तो ये कम ज़्यादा भी कर सकता है और कम कर सकता है, इस बार खेल गया तो हमें इस पे कमजोर नहीं करना, क्योंकि 70% पे ही आपका सिलेक्शन है। ये नहीं गड़बड़ होना चाहिए आपका, इसलिए पहली मजबूती हमें यहाँ पे करनी है। देखो आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पीटी में नहीं पूछा उसने करंट, मेंस में पूछ लेगा, खत्म बात। उसको कहीं ना कहीं तो चेक ही कर लेना है। उसे फाइनलिस्ट ऐसा बंदा चाहिए जिसको सब आता हो, सब जानकारी हो। तो उसने पीटी में पहले कर लिया ये गड़बड़, अब मेंस में कुछ और देख लेगा, उनका करंट भी चेक कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो अपना काम कर लेगा। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी चाहिए कि आपको कुछ बचना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटी देने जाने से पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम मेंस के स्तर को विकसित करके पहुँचे। ठीक है, तो पहला आपका है इतिहास। इसमें शब्द इन्होंने लिखा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, शब्द ये प्रयोग किया गया है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये शब्द प्रयोग किया गया है, जिसमें इन्होंने लिखा है इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अद्भुत तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। जो आप ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, क्योंकि ये मैं रिसर्च से पढ़ रहा हूँ। आपको ये काम आपको करना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो विषय वस्तु है, अब आपको भारत का इतिहास को नेट में सर्च करेंगे ना तो आपको डिटेल खुलनी चालू हो जाएगी कि क्या है भारत के इतिहास के अंतर्गत, कैसे इसको डिवाइड किया गया, कैसे इसको किया गया है। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि एक एक सिलेबस को, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उस सिलेबस के एक एक टॉपिक, सब टॉपिक को आप क्या करें, रिसर्च करें, ढूंढें, नेट पे ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए इनसे जुड़ी हुई कि ये कितना बड़ा टॉपिक है। यदि यहाँ पे लिख दिया गया है इतने शब्दों में तो इसकी गहराई क्या है। आपको दोनों तरीके से देखना है, ऊर्ध्वाधर तरीके से और क्षैतिज तरीके से। डीपली कितना जाना है, एक एक टॉपिक के अंदर कितना जाना है। 2-3 दिन लगेंगे बस, लगातार आप इसमें बैठेंगे, सुबह से लेकर शाम तक अपने सिलेबस की आपको एक व्यापक समझ तब हो पाएगी। आप सोचे कि बस ऐसे देख लिए, अच्छा ये लिखा है, ठीक है, क्या बात, क्या सीख पाए इससे, क्या जान पाए आप। ठीक है, तो यदि जो टर्म्स लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो दोनों टर्म्स को आपको रिसर्च करना है, फिर इसके टॉपिक, सब टॉपिक अपने हैंड से आपको लिखना है। क्या करोगे, लिखना है, एक कागज़ बनाना है पूरे सिलेबस को कि कैसे आपने सिलेबस का विश्लेषण किया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इथिक्स का जो मैंने बनाया है, मैं आपको इथिक्स का दिखाता हूँ। मैं आपको जिस विषय पे भी चर्चा करूँगा ना, मैं काम करके बैठा हूँ तब है, ये अभी का नहीं है। देखो इथिक्स का है, टॉपिक, सब टॉपिक सब पूरे मैंने डेवलप किए हैं कि कहाँ पे कितना चीज़ों को पढ़ना है। हर चीज़ पे टॉपिक, सब टॉपिक है, सबको मैंने कैटेगरीफाइज किया। ए कैटेगरी में क्या है, बी कैटेगरी में क्या है, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, अभी सब दे के जाऊँगा। लेकिन आपको अपना रिसर्च खुद करना है, मैं ये चाहता हूँ, आपको खुद मेहनत करना है। मैं बता के चला जाऊँगा, पका पकाया मिल जाएगा। ये तो आपको जब क्लास आप पढ़ोगे तो उस क्लास में मिलना ही है, लेकिन आप खुद काम करो, पहले ढूंढो उसको लेकर के। ये बुक है, इथिक्स की किताब है, ये किताब है, इसमें इंडेक्स खोलो। अब आपने देखा कि इथिक्स लिखा हो, अभी इथिक्स पे आएंगे। कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, यहाँ पे आपको टॉपिक, सब टॉपिक पहले ये मिलेंगे। इसके बाद इन्हीं को खोल के देखना कि कितना बड़ा टॉपिक, सब टॉपिक है। पहले यही काम कर लो ताकि आपको एक बार गहराई पता चले कि आपको मेहनत कितनी करनी है। आप भ्रम से बाहर उठ जाएं, भ्रम से उठ के काम करें। समझ रहे हैं ना बात को। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक, सब टॉपिक पे काम करना है। 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, सैटरडे संडे का, ये जो आने वाला है। इन 2 दिनों में आपका काम यही रहना चाहिए कि पूरा सिलेबस गहराई से आपको चीज़ों को एक एक करके समझना है। ठीक है,
तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पे आपका भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस विषय वस्तु को आप रिसर्च करेंगे। ये पीटी में भी है, मेंस में भी आपको मिलेगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। अभी पीटी का पेपर 1 पे हम बात कर रहे हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल की विषय वस्तु भी बहुत ज़्यादा है। इसमें भारत के विश्व का भूगोल का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल में विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। ये कह रहा है कि जो विश्व का भूगोल होगा उसमें हम सामान्य जानकारी पूछेंगे, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी होगी उसको हम थोड़ा सा डिटेल्ड कर देंगे। ठीक है, उसको हम किसी भी तरीके से हल्के में नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका भारत राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि। जिसमें बताया गया है कि भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली, ज्ञान एवं भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी के प्रश्न होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि राज व्यवस्था ओपन करना है, देखना है, लक्ष्मीकांत किताब उठाओ, उसको देखो, पलटो कि क्या क्या दिया गया उसमें पाठ्यक्रम में, पैटर्न पे। ठीक है, किताब से ही आपको पता चल पाएगा, वास्तविकता यहाँ पे नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैंने जो आपको, अब ये इतना लंबा मेरे पास सेशन भी नहीं, टाइम भी नहीं है कि मैं आपको एक एक किताब लाऊं, फिर एक एक दिखाऊं, फिर आप क्या करोगे। उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा लगातार, आपके साथ शाम तक बैठना पड़ेगा कि भाई शाम तक एक काम करते हैं कि सिलेबस ही रिसर्च कर रहे हैं बैठे हुए। आपको इस पर बैठना सुबह शाम तक, आप करोगे अपने इस तरह, मैं सच बता रहा हूँ, शाम को एक अलग ही ऊर्जा के साथ निकल के आओगे आप, अलग ही एनर्जी मिलेगी आपको कि यार आपने कुछ किया, अब लग रहा है कि अब आगे बढ़ना कैसे होगा। पहले आपको गहराई थामनी है जिस एग्जाम में जा रहे हो, हल्के से ऊपर ऊपर में नहीं रहना है। ठीक है, तो आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज व्यवस्था हो गया। ऐसे ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास का टॉपिक है जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनोवेटिव, इंसेंटिव, इनिशिएशन, है ना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या का टॉपिक जो आपको होता है जनसंख्या वाला, वो भी अर्थव्यवस्था के साथ ही जुड़ाव रखता है। अभी तो देखो सेंसस आपकी 2020 की है, लेकिन मेरे ख्याल से डेटा अब आपका आउटडेटेड हो जाएगा, लेकिन इस डेटा से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी कुछ दिनों तक। तो हमें 2011 की जनसंख्या, यह भी आपकी आउटडेटेड हो जाएगी 2021 में, नई जनगणना आ जाएगी यहाँ पे, जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक। ठीक है, तो ये भी आपका मेन, अभी जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आपका भारत का इतिहास का टॉपिक जीएस पेपर 1 में रख दिया इन्होंने, भारत के भूगोल राज व्यवस्था का टॉपिक जीएस पेपर 2 पे रख दिया, अर्थव्यवस्था का टॉपिक जीएस पेपर 3 पे रख दिया। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी का टॉपिक ये भी आपका जीएस पेपर 3 पे रख दिया, है ना। इसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, ये भी जीएस पेपर में साइंस एंड टेक के तौर पर रख दिया। तो ये जितना पीटी है सारा तो मेंस है ना। तो यदि आप ये सोच के चलते हो कि केवल पीटी की तैयारी करनी है तो मूर्खता हो गई ना, इससे बड़ी तो मूर्खता कुछ है ही नहीं। तब तो आप कभी भी क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हो। हमें हमेशा पहले दिन से ही मेंस की शुरुआत करनी है। पीटी ओरिएंटेड में ऐसा कुछ नहीं कि पीटी अलग है मेंस अलग है, दोनों सेम है, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है। तो हम पहले दिन से ही मेंस की तैयारी करेंगे। यदि इतिहास पढ़ेंगे तो प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, क्या पढ़ोगे आप बताओ। दोनों को एक साथ लेके चलना है, फैक्चुअल तथ्यात्मक जानकारी भी लिखना है और साथ साथ हम उसे लिख सकें कोई भी चीज़ को, उसके लिए भी हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो पहला काम हमें ये करना है जीएस पेपर 1 में। बाकी करंट अफेयर्स आपको पता ही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, क्या चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक सब्जेक्ट को लेकर के। राष्ट्रीय स्तर पर राज व्यवस्था का करंट अलग है ना, राज्य व्यवस्था का अलग है, अर्थव्यवस्था का अलग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग हैं, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय घटनाक्रम अलग अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्सन इन न्यूज़ से भी क्वेश्चन पूछता है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं, पर्सन इन न्यूज़ से क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछता था, अब थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जानकारी सबकी रखनी है ना। अभी नए सीएजी बने हैं तो आपको पता होने चाहिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि वो जानकारी नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं ये। लेकिन उसमें ये नहीं ज़्यादा, यूपीएससी क्या करेगा, अभी नए सीएजी बने तो फिर वो कैग पूछ लेगा कि कैग है किस अनुच्छेद में है, ये पूछ लेगा। कैग क्या, वेतन और भत्ते इसमें क्यों भारित है, एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर उसके कार्य क्या है, क्यों उसे स्वायत्त संस्थान बनाया गया, वो इससे पूछ लेगा। लेकिन क्योंकि वो करंट में हो गया ना, नए सीएजी बने तो ये सीएजी को हटाने की पावर किसे है, नियुक्त करने की पावर किसे है, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो उसको स्वायत्तता प्रदान करते हैं, समझ रहे हैं। वो क्या करेगा, उसको और डीपली कर देगा।
वो घटना जैसे ही आई, हाईलाइट हुई, अब अमेरिकी चुनाव हुए, ठीक है। अब अमेरिकी चुनाव को भी वो जोड़ सकता है बहुत सारी चीज़ों से, लोकतंत्र से जोड़ सकता है। डेमोक्रेसी शब्द आ गया ना, विश्व की पहला लिखित संविधान था, तो अमेरिकी चुनाव से भी जोड़ सकता है, उससे भी तुलनात्मक रूप से पूछ सकता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली इससे प्रकाशित हो गई। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ना। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक ही डायमेंशन में नहीं पढ़ना, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव वर्सेस अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव में कितना अंतर है, ठीक है। वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका से क्या संबंध है, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उसका विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका से क्या संबंध है। वहाँ का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है कि भारत का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है। कुछ भी करके आपको चीज़ों को एक बार एक डायमेंशन, एक ही ढांचे, एक ही सांचे से नहीं सोचना है। आपको जो भी चीज़ पढ़ना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय में पढ़िए चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उनको लिंक करके सोचना है। कोई घटना यदि आपका आर्थिक स्तर पे हो रही है तो आपको देखना है कि उसका प्रभाव प्रशासनिक स्तर पे क्या पड़ रहा है, सामाजिक स्तर पे क्या पड़ रहा है ना, उसका देश की शासन व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर एक चीज़ का एक दूसरे से जुड़ाव है। कोरोना महामारी ने आपकी ज़िंदगी भी प्रभावित की, राष्ट्र की उद्योग धंधा यदि बंद होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी तो गड़बड़ होगी, जीडीपी भी तो नीचे जाएगा। हर चीज़ आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गांव भी प्रभावित हुए, शहर भी प्रभावित हुए, कानून व्यवस्था को एक नई तरीके की चुनौती देखने को मिली। कभी पुलिस वालों ने सोचा था कि एक साथ, कभी हमने सोचा था कि रेलवे बंद हो जाएगी, कभी सोचा था कि देश में ऐसा कोई भी समय आएगा कि 2, 3, 4, 5 महीने रेलवे ही बंद रहेगी, ये कंडीशन हो जाएगी, सब बंद, सब ठहर सा जाएगा। तो ये कुछ नए जो भी होता उसको आप एक डायमेंशन में नहीं देखना। आपको कोरोना से आपका विज्ञान से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि एक वायरस है, उसको लेकर वैक्सीन की बात है। उसके बाद उसका अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है, उसका राज्य व्यवस्था में क्या प्रभाव है, उसका प्रशासन में क्या प्रभाव है, समाज में क्या प्रभाव है, व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या बदलाव आए हैं, कैसे शिक्षा से उसका जुड़ाव हुआ है। हर एक डायमेंशन में उसे हमें देखना है। और अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने की बात करने लगा कोरोना के आने से, क्या अवसर नहीं है। पर्यावरण को कुछ बेहतरी मिली इस अवधि में, क्या हम उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देख सकते हैं। नए तरीके के स्टार्टअप खुलने चालू है, क्या उसे नहीं देख सकते हैं, है ना। तो हमें इसको हर डायमेंशन से देखना है, सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक, एक ही ढांचे से किसी को नहीं देखना। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का स्तर बहुत ब्रॉड है, बहुत व्यापक है, ठीक है। ये भी लेकर के हम चलेंगे, इसको हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें पढ़ते समय। तो ये हो गया पीटी की बात। अब पीटी में क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या है, सब चीज़ें क्या है, मैं बीच बीच में जब क्लास का टाइम कभी होगा ऐसा तो बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे, ये भी काम करते रहेंगे ताकि आपको थोड़ा रिवाइव होती रहे चीज़ें। इसके बाद मेंस में पहुंचते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक पीटी के हैं सारे मेंस में हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टॉपिक जो प्री का है वो मेंस में नहीं है। तो सबसे बड़ा सिलेबस यदि किसी चीज़ का है तो मेंस का। देखो सीसैट के सिलेबस को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं किसी को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यदि इसे क्वालिफाइंग नहीं करोगे तो आपके ना तो पीटी के पेपर का कोई मतलब है ना मेंस के। 33 नंबर इसमें भी लाना है। यहाँ पे कंप्रीहेंशन है, आपका एक कम्युनिकेशन स्किल है, मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है ना, मेंटल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक है, निर्णय लेना और समस्या समाधान। ये सब आपके इथिक्स से 2-3 टॉपिक जुड़ेंगे इथिक्स से। एक तो आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक, इंटरपर्सनल स्किल का टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी है, ये आपका मैथ का टॉपिक है, आधारभूत संख्याएं उनके संबंध विस्तार क्रम, ये 10वीं कक्षा का जो आपका ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा मैथ में भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश हट गई है, अब इंग्लिश के पहले क्वेश्चन जो थे वो सब हटा दिए आयोग ने, है ना। सीसैट आंदोलन के बाद से ये काम हुआ है। और ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आंकड़े और ये चार्ट, ग्राफ, तालिका, तो ये आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी और आपको जो है मैथ पता होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, जितना हो जाए। कुछ ना कुछ शब्द ऐसे, आप कंप्रीहेंशन में भी कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं हिंदी मीडियम का बच्चा मेहनती भी बहुत ज़्यादा है। हिंदी मीडियम के बच्चे को ज़्यादा मेहनत भी आयोग के प्रश्न पत्रों में करनी पड़ रही है। क्यों? वो दोनों लैंग्वेज में देख रहा है, टाइम भी तो चाहिए उस चीज़ को लिए। पहले हम ये पढ़ें फिर ये पढ़ें, तो थोड़ा कहीं ना कहीं इस स्तर पर भेदभाव है। नहीं तो हिंदी के पेपर को क्या आम भाषा में नहीं बनाया जा सकता, जरूरी है ट्रांसलेशन में ही बनाया जाए। इस मुद्दे पे कई बार बहस छिड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन आयोग सुधरने वाला अभी तक तो नहीं है।
चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। देखो 2 मुख्य परीक्षा में पेपर है। पहला है आपका 300 अंक का, इसमें लिखा हुआ है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा होगी, जिसमें हिंदी आप चुनोगे। ठीक है, हिंदी के पेपर में भी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है। ध्यान रखना, यहाँ पे भी इंग्लिश इंटर कर रखी है उन्होंने। जो भी लैंग्वेज लेंगे उसको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का एक ट्रांसलेशन आता ही आता है। और दूसरा अंग्रेजी का पेपर है, तो अंग्रेजी का पेपर पूरा, उसमें भी सारी चीज़ें हैं, प्रेसी राइटिंग है, कंप्रीहेंशन है ना, ग्रामर का सेक्शन भी पूछा जाएगा उसमें आपसे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। अब ये आपके जो जीएस के 4 पेपर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जिसके नंबर जुड़ते हैं बच्चों के। एक तो निबंध का है, निबंध किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, वो कल्चर से निबंध आ सकता है, इकोनॉमी से आ सकता है, पॉलिटी से आ सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आ सकता है, कोई भी टॉपिक से आपका निबंध पूछेगा। निबंध लेखन आपको आना चाहिए। अपने किसी भी भाषा को किसी भी एक विषय वस्तु पर आप 1200 से 1500 शब्दों में लिखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपको विकसित करना पड़ेगा। और ऐसे तरीके से ताकि क्रमबद्धता बनी रहे और भाषा को पढ़ने में आपको, निबंध क्या है, निबंध भी एक आर्ट है, एक कला है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा क्लास में हमने निबंध के सेशंस लिए थे लास्ट टाइम पे, लेकिन चलिए मैं इसको आपको बताऊंगा कि निबंध लिखते कैसे हैं। ठीक है, 1-2 सेशन मेरे पड़े हुए हैं, आप लोग आज़ादी इस अकेडमी में लिखेंगे। दरअसल निबंध का मतलब है खुला चिंतन, जिसको आप इस तरीके से पिरो कर लिखें ताकि आपको पढ़ने में आनंद आए, कहीं पर भी क्रमबद्धता का अभाव ना हो। आपको खुला चिंतन करना है, किसी भी विषय को हर डायमेंशन से लिखने की कला सीखनी है। समझ रहे हैं, जो तथ्य परख होना बहुत जरूरी है। भाव भंगिमा तो हो ही उसमें, लेकिन तथ्य परख भी होना चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि आप डेटा ही गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपका निबंध का पेपर है। फिर जनरल स्टडी का पेपर है, इसमें भी इन्होंने भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये सारे टॉपिक इसमें हैं। जैसे मैंने बताए हैं सारे टॉपिक आपको, अभी ये आगे जाके डिटेल्ड हो जाएगा, यही चीज़ आपको डिटेल में देखने को। 250-250 अंकों के हैं सारे पेपर। ठीक है, इसके बाद आपका एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय आपको चुनना चाहिए और वैकल्पिक विषय पे काम करना चाहिए। आपको देखिए निबंध का भी सिलेबस है। देखिए निबंध के सिलेबस पे आप देखेंगे निबंध पे क्या लिखा है। उम्मीदवार के चुनाव के माध्यम या भाषा में लिखे जाने के लिए उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उससे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, ऐसा ना हो कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं लिखने का उसको किसी और डायरेक्शन में लिखना चालू कर दिया। आपको उस विषय से जुड़ाव रखना पड़ेगा, निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें, संक्षेप में लिखें, प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा, उसको वो प्राथमिकताएं देंगे। ठीक है, तो निबंध पे भी उन्होंने स्पष्ट किया है। इसके बाद हर एक सब्जेक्ट, हर एक उस पर टॉपिक दिया है। मैं आप लोगों को बस एक ही उम्मीद कर रहा हूँ, ये सिलेबस आपके पास है, आपको हर एक टॉपिक, जितना टॉपिक दिया गया है, इसकी रिसर्च करके लानी है और मुझे दिखाना है। सबकी रिसर्च आप करके लाएंगे। 2 दिन का टाइम है। आपको कला एवं संस्कृति सर्च करना है, नितिन सिंघानिया की बुक आती है उससे देख लो, या फिर नेट पे सर्च करो, देखो क्या टॉपिक सब टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक मुझे सारे चाहिए A to Z, ताकि आपको पहले भ्रम टूटे। 2 दिन में आपको ये काम करना है सबको। ठीक है, कला एवं संस्कृति की विषय वस्तु है, विश्व का इतिहास है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक है। लेकिन विश्व के इतिहास में इन्होंने देखिए लिख दिया 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद की घटना, 1750 के बाद का विश्व इतिहास चाहिए इन्हें, है ना। हर चीज़ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या चाहिए। अब आर्ट एंड कल्चर में प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक का आर्ट एंड कल्चर है। यहाँ पे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से नहीं पूछेंगे, कला एवं संस्कृति के प्रश्न पत्र से पूछेंगे। ये लिखा हुआ है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। आधुनिक भारत में 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, यानी 1750 से लेकर के वर्तमान में। लेकिन पढ़ना तो हमें पूरा ही है ना, हम छोड़ के क्या चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके पहले का हमें पीटी में रख दिया है उन्होंने। लेकिन मेंस में इन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो इसके बाद का ही ध्यान में रखना है। 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, व्यक्तित्व क्या है, विषय क्या है, पढ़ना पूरा है। कहने का मतलब ये है, इस पर आपको रिसर्च करनी है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है तो इसके विभिन्न चरण क्या है, देश के विभिन्न भागों में कैसा लोगों ने योगदान दिया, कौन कौन से लोग थे जो भारत की आज़ादी का अहम हिस्सा थे और उनका योगदान क्या था। इसके बाद इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ, इसमें किसकी किसकी भूमिका रही, है ना, किस रियासत ने क्या क्या अपने
जो है शर्तें रखी और किस तरीके से वो देश में सम्मिलित हुई, किस तरीके से अंग्रेज भारत को छोड़ के गए, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, नेहरू का इरा कैसा रहा, उसके बाद फिर शास्त्री जी का इरा कैसा रहा, फिर इंदिरा गांधी का इरा कैसा रहा, लगातार जितने प्रधानमंत्री आए हैं सभी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को हमें देखना है। आर्थिक सुधार के पहले का भारत कैसा था, आर्थिक सुधार के बाद का भारत कैसा था। ठीक है, तो हमें हर प्रधानमंत्री के इरा को स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, पुनर्गठन और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस में रखना होगा, देखना होगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका विश्व का इतिहास है। विश्व के इतिहास में इन्होंने लिख दिया 18वीं शताब्दी के मध्य के बाद की घटनाएं, यानी 1750 से। तो औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध जितने हुए हैं, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ है, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि ये जितने भी रूप हैं, इनका क्या प्रभाव रहा है, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है और बताना है। तो ये सब भी आपको सब रिसर्च करके लाना है, समझ रहे, कर लेंगे ना ये काम। कल बैठना है, बैठ के यही काम करना है 2 दिन। रिसर्च का काम होना चाहिए आपका। यदि रिसर्च नहीं करोगे, भ्रम में रहोगे, फिर किसी न किसी दिन तो करना ही पड़ेगा। हम अभी शुरुआत करने के दौरान यही काम करेंगे। इंटरनेट आपके पास है, बुक्स आपके पास है, बस ये 2 तरीक़ों से आपको ये काम करके बैठ जाना है। यदि ये काम कर लिया, मैं बता रहा हूँ आपका 50% काम सबका हो जाएगा यदि ये काम हो गया तो ये 4 टॉपिक आपके हैं जो आपको, एक तो पहला आर्ट एंड कल्चर जो पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर आपका मजबूत होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर के बाद दूसरा सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर पूरा है तो पूरे में पूरा इतिहास ही आ गया, आधुनिक भारत, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस और विश्व इतिहास। ये 4 टॉपिक इन्होंने यहाँ पे बोला है और वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है। ज़्यादा क्या बोला है कि वहाँ पर आपको प्राचीन भारत भी पढ़ना है, मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है और आधुनिक भारत भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका सामान्य अध्ययन में ही भूगोल की बात है। एक तो भारतीय समाज है आपका, ये है यहाँ पे भारत का समाज है। विश्व इतिहास के बाद ये है, थोड़ा सा ये इसका शायद व्यू का कुछ इशू है। भारत के इतिहास में भी इन्होंने क्या क्या रखा है, देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, यदि इसमें दिक्कत आ रही है तो। भारत के इतिहास में इन्होंने लिखा है भारतीय समाज एवं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं सम्मिलित होंगी। ठीक है, पहली चीज़ ये बताया, जिसमें महिलाओं की समाज में महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षा उपाय क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का अभिप्राय क्या है, भारतीय समाज अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और समाज संरचना पर उसका प्रभाव क्या है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, इतने विषय आपके जो जुड़े हुए हैं भारतीय समाज से। अब एक एक पॉइंट को आप रिसर्च करोगे, एक एक पॉइंट को इसमें। ठीक है, एक एक पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पहले तो कह रहा है इनसे अभिप्राय क्या है, फिर कह रहा है कि उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में, समाज की संरचना में क्या प्रभाव पड़ा है। तो एक एक चीज़ को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक बुक आती है भारतीय समाज की, राम आहूजा की किताब आती है। राम आहूजा की किताब में आपको सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। एक और आती है श्यामाचरण दुबे की, 2 में से कोई भी एक किताब पढ़ लेंगे, आपका काम लगभग हो जाना चाहिए। इसके बाद भूगोल की विषय वस्तु है आपकी। भूगोल में विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्या है, जल, मिट्टियाँ, वन, दक्षिण एवं पूर्व में एशिया, भारत के संदर्भ में भी आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जितनी चीज़ें इसमें बता दिया इन्होंने। फिर भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं क्या है, जिसके अंतर्गत भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिम सरिताएं, ये क्या है, इसके बारे में आपको पता करना है। भारत के समुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता क्या है, मानव प्रवास क्या है, विश्व की शरण स्थली समस्याएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास क्या है, प्रकार क्या है, प्रतिरूप क्या है, नगरीकरण क्या है, स्मार्ट नगर क्या है, स्मार्ट ग्राम क्या है। ठीक है, तो एक बेसिक आपको भारत मतलब पूरा भूगोल हमें इसमें पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको भूगोल एक समग्र अध्ययन में मिल जाएंगी, कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। यदि आप वर्ल्ड की किताब रखते हैं तो उसमें ये टॉपिक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको देखो जब आप ये रिसर्च कर रहे होगे ना, आपके दिमाग से एक चीज़ क्लियर होती जाएगी कि भाई मुझे समय लगना है, मुझे कम से कम 18 महीने तो देने पड़ेंगे। भ्रम नहीं खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, भ्रम में बैठे हो आप, जितने भी बैठे हो ना, सब एक बड़े भ्रम में बैठे हो। आपका ये भ्रम खत्म होना बहुत जरूरी है ताकि आप तैयार हो सको, प्रिपेयर हो सको। होगा क्या, यदि अब ये काम किए बिना आगे बढ़ोगे तो कुछ ही दिन बाद आपको लगने लग जाएगा कि नहीं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके टिप्स में सिलेबस होता है, उसे पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन पे काम करना है, कितना करना पड़ेगा।
ठीक है, तो 2 दिन में ये काम आपको करना है। दूसरा समावेदन जीएस पेपर 2 आपका इसमें क्या है, भारतीय संविधान जिसमें ऐतिहासिक आधार, आपका लक्ष्मीकांत की बुक में सब मिल जाएगा। विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। आज के टाइम पे आधा संविधान तो उच्चतम न्यायालय ही बना के दे रहा है ना। ये है आपका, जिसमें शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने टॉपिक हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक आधार और विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों के कार्य, उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और समाधान क्या है, भारतीय संवैधानिक योजना, अन्य देशों के साथ उसकी तुलना। एक टॉपिक ये दिया गया है कि भारत में जो संविधान है उसका अन्य देशों के साथ हमें तुलना भी करके पढ़ना है, ये टॉपिक दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए, लेकिन अभी तक जितने प्रश्न आप उठा के देखेंगे उन प्रश्नों में कोई ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है कि अमेरिका के मौलिक अधिकार और भारत के मौलिक अधिकारों से तुलनात्मक अध्ययन करिए। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली, तो आमतौर पे बस ये पता है कि हाँ ब्रिटेन का जो क्राउन की परिस्थिति वही भारत में राष्ट्रपति की परिस्थिति है, वहाँ पर भी 2 सदन है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये एक्ट ऐसा था जिसने भारत के संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा इनपुट्स दिए, तो इसके क्वेश्चन कई सारे आए। पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन मैंने मुहिम कार्यक्रम में करवाए, आंसर राइटिंग करवाए हैं, तो कहीं पर भी आपको अन्य देशों में ऐसा नहीं होगा कि भाई जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, नहीं पूछेगा आपसे, कभी भी नहीं पूछेगा, ना पूछा है। फ्रांस के संविधान को भारत के संविधान के साथ नहीं जोड़ के पूछेगा। जो सबसे बड़ा इनपुट था भारत के संविधान को बनाने का 1935 का भारत शासन अधिनियम, उससे पूछेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए जब आप पढ़ते हो ना कि भारतीय संविधान के इनपुट्स क्या थे, कहाँ से कौन सी व्यवस्था ली गई, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका संघ एवं राज्यों के कार्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां क्या हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण कैसा है, उनकी चुनौतियां क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे है, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान कौन कौन से हैं, भारतीय संवैधानिक योजना और अन्य देशों के साथ उसकी तुलना क्या है, संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, कार्य और कार्य संचालन, शक्तियों का विशेषाधिकार, इससे उत्पन्न होने वाले विषय, संरचना, संगठन, कार्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभाव समूह। तो ये जितना टॉपिक, दबाव समूह की बात हो रही है, प्रभावक समूह या दबाव समूह, औपचारिक संघ शासन प्रणाली में उसकी भूमिका क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका। विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्ति कैसे होती है, संवैधानिक निकायों की शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व, इनको आपको पढ़ना है। संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकायों के बारे में पढ़ना है। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के कारण। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जितने भी आपके सब राज्य व्यवस्था के हैं, यानी कि हमें पॉलिटी का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना है। साथ में इसी में गवर्नेंस भी आपका जुड़ जाता है। इसी में एक टॉपिक जुड़ता है सोशल जस्टिस का, ये आपका है विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्देश्य, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका क्या है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका मतलब क्या है, भारत सरकार की सभी योजनाएं हमें पढ़ना है, कोई भी सरकारी योजना नहीं छोड़नी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट है। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन क्या है, अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र क्या है, विधि संस्थान क्या है, निकाय क्या है, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं का विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन विकास के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, गरीबी और भूख से संबंधित विषय। अब मानव संसाधन की बात करेंगे तो सतत विकास लक्ष्य आप खोल के देखिए, उसमें आपको पूरा निकल के आ जाएगा कि मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा है, आपको बनाने की बात कर रहा है, इसमें सब कुछ आता है। यदि आप स्पोर्ट्स खेल खेलते हैं तो भी आप ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं। गेम, यदि आप कोई स्पोर्ट्स में ओलंपिक में कोई पदक ला रहे हैं तो एक ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो देश के लिए। कोई भी स्किल है किसी के पास, कोई बढ़ई है, कोई लुहार है, किसी भी तरीके का स्किल है, आईटी प्रोफेशन में स्किल है, सब ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है। इसको लेकर सरकार की क्या पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, विधियाँ हैं, सब कुछ जो है आप इसमें देखेंगे। बहुत ब्रॉड स्तर का टॉपिक है,
समझ रहे हैं? तो इससे क्वेश्चन भी आया, जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि हम खेल जो है, जब कोई ओलंपिक पदक जीत जाता है तो हम खेल को लेकर के क्या करते हैं, बहुत प्राथमिकताएं देना शुरू कर देते हैं, है ना। जब कोई ओलंपिक पदक जीतता है तो उसके बाद सरकार क्या करती है, उसको खूब सारे फंड देना चालू करती है, करोड़ों रुपए उसे देती है, जीतने वाले को दिया जाता है, बहुत सारी हो सकता है ऑफर कर दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर दी जाती हैं। लेकिन क्या इससे ये किया करता है गवर्नमेंट, क्यों करती है ये काम? क्योंकि लोगों की हौसला अफजाई हो, लोग उसमें जाने के लिए बढ़े। लेकिन क्या इससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यूपीएससी ने पूछा कि हमें क्या ये तरीका सही है या हमें स्कूलों से बच्चों को प्रमोट करना चाहिए? आपकी विचारधारा क्या है, आप उसमें तर्क दीजिए, बताइए। समझ रहे हैं? तो अब आपको उसमें लिखना है बाकायदा 250 वर्ड में, आपको इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये भी करना है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें इनको भी सम्मानित करना है, इन्हें भी प्रमोट करना है। यदि कोई इतना बड़ा देश के लिए कार्य करके आता है तो उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, उसका भी हौसला अफजाई करेंगे ताकि दूसरे भी। लेकिन हमें दूसरा काम इससे बर्बाद नहीं बनेगी, हमें बेसिक से काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अभी आप लोगों ने देखा एक मूवी आई होगी, उड़ान मूवी। अब धीरे धीरे मूवियाँ बन रही सेंट्रलिक, जैसे आपने देखा पहले दंगल आई थी, है ना, ताकि वो जो समाज के छोटे छोटे इशू हैं उन इशुओं को वो जो है दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में बैठा रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या है, ये बेसिक से भी यूपीएससी क्वेश्चन उठा रहा है। और आपको लगेगा कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, नहीं, सिलेबस का हिस्सा है। ह्यूमन रिसोर्स लिखा हुआ है आपको, उसमें मानव संसाधन लिखा हुआ है। अब आपको लगेगा नहीं, आप कोई भी टॉपिक इससे जोड़ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल से करना है। गरीबी भूख से संबंधित विषय, है ना। फिर ये देखिए शासन व्यवस्था में लिखा हुआ है, शासन व्यवस्था, ये देखो आपका इथिक्स से जुड़ जाएगा ये टॉपिक। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और अन्य उपाय, ठीक है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे कैसे जो सिविल सेवाएं हैं इनका क्या रोल है, ये भी हमें पढ़ना होगा। इसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है आपका, भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ क्या संबंध है, द्विपक्षीय संबंध क्या है, गैर पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध है, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों के साथ क्या संबंध है, भारतीय से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार कौन से हैं, भारत के हितों और भारतीय परिदृश्य में विकसित और विकासशील देशों की नीतियाँ, राजनीति का प्रभाव क्या है, ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। इसके बाद आपका अप्रवासीय भारतीय है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संस्थान, मंच और उनकी अनुसंरचना, अधिदेश, इससे जुड़ी हुई विषय वस्तु। इसके बाद आपका प्रौद्योगिकी में समान अध्ययन, पेपर 3 जो आपका है 250 अंकों का, इसमें आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको शुरुआत में बताए। इसमें पूरा भारत की अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने के लिए प्रकृति क्या है, विकास क्या है, रोजगार से संबंधित विषय क्या है, समावेशी विकास क्या है, इससे उत्पन्न विषय क्या है ना, सरकारी बजटिंग क्या है। अब सरकारी बजट में आपके सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपका मतलब जो आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आपको ऐसे पढ़ना है क्योंकि इकोनॉमी की विषय वस्तु आपके न्यूज़पेपर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आप न्यूज़ में देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा हर साल बजट आता है, इसके बाद एक आपकी हर साल जो है सरकार के द्वारा आपके जो पिछले साल की जितनी उपलब्धियां होती हैं उसके लिए एक इकोनॉमिक सर्वे आता है ना। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं होती हैं सब अर्थव्यवस्था के बूस्टअप के लिए होती हैं या सोशल जस्टिस के लिए होती हैं। तो आपके पेपर पे, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यदि आप इकोनॉमी नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? देखो अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ही सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं, समझ रहे हो। आज आप पढ़ भी रहे हो तो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए तो पढ़ रहे हो। हर जगह पे मोटिव पैसा ही होता है, घूम फिर के आप देख लोगे। अंतिम लक्ष्य समाज कल्याण भी है लेकिन मनी उससे जुड़ा हुआ है। तो आपको इकोनॉमी, क्योंकि आपको हर न्यूज़ में इकोनॉमी जरूर जुड़ी रहेगी। सरकार यदि एक ब्रिज भी बना रही ना, ओवर ब्रिज भी बना रही है, तो सरकार को ये पता है कि यदि ये बना दूंगी तो इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी। इससे जो बाधाएं आ रही हैं, अंतिम गोल आपका बता रहा हूँ, देश की प्रगति, समृद्धि, विकास, डेवलपमेंट। अच्छा चलो थोड़ा सा इस पर डिस्कस ही हो जाए। समृद्धि और विकास में क्या अंतर है बताइए? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं बताइए? डेवलपमेंट क्या है और समृद्धि क्या है? हाँ, ग्रोथ जो होती है
विकास करते हैं तो जैसे विकास होता चला जाता है, उसके बाद जो देश की स्थिति बनती है उसको ग्रोथ से ग्रोथ होती है सर। इसका एक ग्रोथ का जीडीपी से सर कनेक्ट कर अच्छा, सर। कुछ नहीं बोलेंगे आप, अपना ज्ञान अंदर ही रखेंगे, कुछ तो दीजिए आप भी हमें, बोलिए कुछ भी जो आ रहा हो मन में बोलिए। बहुत आसान है, देखो चीज़ें आसान है। आप लोग क्या है ना, आप या तो पढ़े नहीं हो या तो चीज़ों को आप समझे नहीं हो, पढ़ भी रखे हो लेकिन समझ नहीं रखे हो। ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ समझ रहे, ग्रोथ हमेशा संख्यात्मक होती है। मान लो आपके शरीर की ग्रोथ होती है ना कि आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, संख्यात्मक रूप से तो आप बढ़ रहे हैं लेकिन आपका स्टेमिना नहीं बढ़ रहा। विकास का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक प्लस गुणात्मकता बढ़े। मान लो देश की ग्रोथ की बात करें तो देश में हम लोग एक डिजिट देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन देश में स्वास्थ्य का स्तर गिरता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, प्रति व्यक्ति जो मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही है, लोग का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ रहा, साक्षर जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है वो भी कम होती जा रही है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ संख्यात्मक रूप से बढ़ती है, और जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट संख्यात्मक प्लस गुणात्मक दोनों चीज़ों से जोड़ करके विकास बन जाता है। बस इतनी सी बात है, समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? जैसे कि आप कह रहे हो मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, ये तो आपकी ग्रोथ हो गई कि मैं कल 6 पढ़ा था, आज 8 पढ़ा, फिर कल 10 पढ़ा, ये ग्रोथ हो गई। लेकिन उस 8 घंटे से आपका आउटपुट क्या है? मैं यदि 4 क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप बता पाते हो, यदि आपका आउटपुट बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है, आउटपुट आपका बेकार है। समझ रहे हो ना बात को? आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ से। तो फिर आप हो सकता है कोई बच्चा 2 घंटा भी पढ़े और 2 घंटे का आउटपुट बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा 4 घंटा पढ़े, आउटपुट बहुत अच्छा हो। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या रही, जो आप मेहनत परिश्रम कर रहे हो उससे आप कितना उत्पादन कर पा रहे हो, तो ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, समझदार तो बहुत हो आप लोग, ठीक है। समझदारी के नाम पे कूट के भरिए समझदारी आप लोगों के अंदर। तो भारत में आर्थिक नियोजन, उसका उद्देश्य क्या है, उपलब्धियां क्या है, नीतियां क्या है, आयोगों की भूमिका क्या है, गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे, समावेशी समृद्धि के मुद्दे, सरकार के बजट के अवयव क्या हैं, वित्तीय प्रणाली कैसी है, प्रमुख फसलें क्या हैं, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद भंडारण, ढुलाई एवं विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई प्रौद्योगिकी, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, चल रहा है ना, क्या रीजन है कोई बताएगा? एमएसपी मतलब मिनिमम रेट होता था उसे खत्म कर देंगे, फिर मतलब किसान है क्या मंडी में टैक्स कुछ बोल लें तो कहीं बेच सकता है। देखो एमएसपी खत्म करने के लिए तो सरकार कभी नहीं बोल रही है, सरकार ये थोड़ी नहीं कह रही कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी खत्म कर देंगे, ये नहीं है सरकार इशू, ये इशू नहीं है। नहीं सर, उस इशू उसका ये हो गया है कि जैसे कि उन्होंने ये बोल दिया है कि मतलब एक किसान है, किसान से जो खरीदने वाला होगा वो आपसे माल खरीदेगा, लेकिन वो डिपेंड ऑन है कि उसमें वो लोग उसकी कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं। अब कृषि मंडी का जो पूरा एक, अब इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एपीएमसी समझते हैं? एपीएमसी एक्ट के तहत मंडी समितियां बनाई गई हर जगह, सरकारी मंडियां हैं जिनको लाइसेंस के माध्यम से आप वहाँ पे विपणन का काम करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, है ना। जितने भी किसान होंगे उन मंडियों और समितियों के अंदर ही अपना माल बेच सकते हैं। चलो इसको लेकर एक बड़ा सेशन मैं आप लेकर आऊँगा, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, कौन से बिल हैं जिसको लेकर के प्रभावित कर रहे हैं, मैं एक दिन क्लास में चर्चा करूँगा, आपको डिटेल समझाऊँगा। उसमें इकोनॉमी के कुछ टर्म्स जो होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, किसानों की क्या चिंताएँ हैं, क्या वो चाह रहे हैं, कहाँ पे कई जगह पे क्या होता है ना, सरकार की बातें भी जो है ना हूबहू पहुँच नहीं पा रहे किसानों के पास। पहले मामला उठा, फिर मामला बंद हो गया, फिर मामला उठ गया, फिर देखिए अभी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, कल से चल रहा है मामला। ठीक है, चलो अभी इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर आएंगे हम। ठीक है, तो अभी क्योंकि टाइम हो रहा है साइंस एंड टेक का, और मैं आप लोगों के साथ अभी रेगुलर हूँ, प्रवीण सर इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, चलो
कोशिश करते हैं जल्दी से समाप्त करते हैं। बाकी फिर मंडे से हम इथिक्स के सिलेबस को बहुत डीपली डिटेल पढ़ेंगे और उसी दिन से इथिक्स चालू कर देंगे। लेकिन मेरे से वादा करके जाओ कि आप सिलेबस का रिसर्च 2 दिन में करके रखोगे, समझ रहे हो ना? ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ टॉपिक के सब टॉपिक लिख के लाने। हाँ, टॉपिक सब टॉपिक रिसर्च करने हैं, लिखने हैं, ये देखना है कि चीज़ें कितनी बड़ी हैं। हाँ बताएं। सर जैसे PCS की UPCS का करने के लिए तो इसको भी करना पड़ेगा। एक ही है, दोनों का सिलेबस एक ही है, तो क्यों करोगे अलग अलग? मूर्ख थोड़ा मती थोड़ा ना मर गई हमारी। हाँ, यूपी को जो वहाँ जहाँ पे उन्होंने लिख रखा कि यूपी का भूगोल, यूपी का इतिहास, उसको आपको अलग से करना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा है, उसके क्या टॉपिक सब टॉपिक है लिख रखा है ना। हर जगह पे यूपी के सिलेबस में उन्होंने यूपी का लिख भी रखा है। आप यदि कोई भी स्टेट का देखते हैं तो स्टेट ओरिएंटेड जानकारी भी तो आपको चाहिए ना, उसका आपको अलग से बनाना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस का रिसर्च पहली शर्त है, जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको सिलेबस के रिसर्च पे जाना ही पड़ेगा, बात नहीं बनेगी इससे अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है, कहाँ पे हैं हम? हाँ, तो अभी मैं इसी का देख रहे थे, इकोनॉमी का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े हुए मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमन, सुदृढ़ीकरण, खाद्य सुरक्षा, बफर भंडारण, कृषि से संबंधित तकनीकी टेक्नोलॉजी मिशन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, खाद्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ठीक है, सो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति परिवर्तन, इससे औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। इसके बाद आपका साइंस टेक चालू हो जाता है। साइंस टेक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग, दैनिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, प्रौद्योगिकी का देशीकरण, नवीन टेक्नोलॉजी का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, द्वि अनुप्रयोगी क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी। ये जब साइंस एंड टेक अभी आपका होगा, शशि सर ने आपको इसके बारे में बता दिया होगा। अभी तो IR का है इसके बाद, है ना, तो इसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणीय, फिर इसके बाद इन्वायरमेंट का टॉपिक है आपका। तो जैसे एक एक टॉपिक है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अलग अलग टॉपिक के सब टॉपिक आपको ढूंढने हैं। ये अपरिभाषित सिलेबस है, इसमें बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं है, परिभाषित आपको करना है, और ये तब हो जाएगा जब टॉपिक सब टॉपिक आप सब कुछ ढूंढ के बैठोगे, तब बात बनेगी। ठीक है, आगे आपका रहेगा भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध, सुरक्षा बलों की भूमिकाएं, प्रकार, शासनाधिकार, भारत में उच्च रक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश में आर्थिक परिदृश्य, विशिष्ट ज्ञान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामान्य वितरण, राज्य के बजट, कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन, कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम एवं कल्याणकारी योजनाएं, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन के मुद्दे। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके जो है। फिर इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का है, विकास और उभरते उग्रवाद के बीच में संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, उत्पन्न करने वाले विदेशी स्टेज और नॉन स्टेज एक्टर क्या है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका क्या है, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें क्या है, धन शोधन क्या है, सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां क्या है, उनके प्रबंधन क्या है, संगठित अपराध क्या है, आतंकवाद के बीच उनका संबंध क्या है, विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं तथा उसके अधिशेष क्या है। ये सारे टॉपिक आपके जितने भी हैं सब निकल के आते हैं आपके, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से। अब बात करते हैं आपके इथिक्स के पेपर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे पढ़ाना है। ठीक है, चलो इथिक्स में बात, चौथा पेपर है। अब इसको देखो, मैं जो मंडे का अभी नेक्स्ट डे आएगा उस दिन तो पूरा एक एक डिस्क्राइब करूँगा, हर एक टर्म्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अभी केवल हम ऊपरी तौर पे देख लेते हैं, बाकी कुछ रिसर्च आप करके आना, बाकी जो रिसर्च मेरा है मैं पूरा आप लोगों को लिखवाऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल्स इसे देखेंगे। फिर बेसिक आधारभूत क्लास होगी, मंडे को ही हम बेसिक समझेंगे, प्रयास करेंगे एक ही क्लास में मैं आपको इथिक्स का पूरा निचोड़ दे के जाऊँ। इसके बाद हम उसको जूम आउट करके देखेंगे एक एक उसको। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध पहला टॉपिक है, जिसमें नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक तत्व क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम क्या है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति शास्त्र क्या है, ह्यूमन वैल्यू क्या है, मानवीय मूल्य क्या है,
महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से क्या शिक्षा है, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, कैसे आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है, विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या है, संबंध क्या है, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या है, सामाजिक प्रभाव और धारण क्या है, सिविल सेवा में अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य क्या है, जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए भी आपको समझना है, सत्यनिष्ठा क्या है, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव क्या है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदना क्या है, इमोशनल मैनेजमेंट, भावात्मक समझ क्या है, भावात्मक समझ के अंतर्गत अवधारणा, प्रशासन और शासन व्यवस्था में भावात्मक समझ का उपयोग करना है, विश्व और भारत में नैतिक विचारक और दार्शनिकों का क्या योगदान है, लोक सेवकों, लोक प्रशासकों, लोक सिविल सेवा मूल्य, नीति शास्त्र, परिस्थितियाँ, समस्याएं, सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा के बारे में समझना है, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में फंडिंग और जो इथिकल इशू हैं वो क्या है, कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा में अवधारणा, शासन व्यवस्था में ईमानदारी की दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है, पारदर्शिता का मतलब क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, ठीक है, नीति परक आचार संहिता क्या है, आचार संहिता के अंतर्गत नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग कैसे होता है, भ्रष्टाचार और उसकी चुनौतियां, लोकपाल और लोकायुक्त क्या है, वांछनीय भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और इससे जुड़ी हुई केस स्टडी। ये टॉपिक देखने में तो आपको इतना लग रहा है, लेकिन जब 3 महीने आप लगातार इसको एक एक करके एक एक पक्ष को आप खोलते चले जाएंगे परत दर परत, तो पहली बात तो ये बहुत उलझा हुआ भी है। यदि आपको समझ में ना आए तो ये सब्जेक्ट बहुत उलझा हुआ भी है, लेकिन यही सब्जेक्ट जब धीरे 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 एक एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो आसानी से इसे आप समझ पाएंगे। बात इतने भर से नहीं बनती है, एक आपका वैकल्पिक विषय है, हर वैकल्पिक विषय का अपना अपना डीपली आपका है ना। तो देखो आज समय की एक थोड़ा सा बॉन्डिंग है, मैं सिलेबस को, लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देता हूँ, रिसर्च आपको करना ही चाहिए। अब देखो ये मैंने आपको एक एज असाइनमेंट दिया, आप लोग करते हो नहीं करते हो अपना भला बुरा करोगे, कल के दिन आपको ये काम आएगा यदि आप आज रिसर्च कर लोगे, 2 दिन का टाइम दे लोगे। मैं सच बता रहा हूँ जीवन भर के लिए सफलता के लिए सबसे अहम ये 2 दिन होंगे आप लोगों के। शुरुआत ही इसी से करना है, सिलेबस को घोट के पी जाओ। मैं कहता हूँ प्रतिदिन उठो पढ़ो, शुरुआत सुबह सुबह उठते हो ना 10 मिनट दो, एक बार सिलेबस अपना जरूर देखो, 10-15 जहाँ पढ़ते हो सोते हो सिलेबस रखो। हर पेपर जैसे इथिक्स का सिलेबस आपका जब इथिक्स की बुक हो उस नोटबुक में सबसे पहले ही लिखा हो पूरा सिलेबस, ताकि सिलेबस में कोई गड़बड़ ना हो। आपको सिलेबस जितना क्लियर होगा उतनी क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो सिलेबस का रिसर्च सारे लोग करेंगे, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र मुझे लाइव ऑफलाइन में भी देख रहे हैं, सभी छात्रों से मैं बस यही कहूँगा और आप लोगों को सिलेबस का रिसर्च 2 दिनों का टाइम है। मंडे से हम इथिक्स की आधारभूत क्लास करेंगे। पहली क्लास में आपको बेसिक्स समझाने का प्रयास करूँगा। पहले हम सिलेबस के ही जितने टर्म्स हैं उन सभी को समझने का प्रयास एक एक शब्द में ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम डिटेल चले जाएंगे, हर चीज़ को लिखते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि किसी तरीके की समस्या है तो आप लोग समस्या भी पूछ सकते हो मुझसे।